जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में 325 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे बायोलॉजी का। अब उसी चैप्टर से दोस्तों आगे के क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई हैं, इनके बीच क्या अंतर है? इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता। देखिए दोस्तों, इनके बारे में 322 नंबर में क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों। 322 नंबर में क्वेश्चन दिया गया था कि उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र जो शुक्राणु का होता है, जो शुक्राणु में गुणसूत्र पाया जाता है, वो शुक्राणु के गुणसूत्र में एक्स और वाई में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डीएनए का अंतर होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डीएनए का अंतर है। ये बताया गया था 322 नंबर क्वेश्चन में। उसके सिर्फ डीएनए में अंतर थोड़ा सा बताया गया था। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो एक्स गुणसूत्र होता है, जो मौजूद लिंग गुणसूत्र है, वहां पे जो था क्या था, वो शुक्राणु का जो गुणसूत्र था, ये क्या था, शुक्राणु का गुणसूत्र था। तो जो शुक्राणु का गुणसूत्र होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चाहे वो डेंसिटी के मामले में बोलें, आकृति में बोलें, शेप या साइज में बोलें, तो वो क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब मौजूद लिंग गुणसूत्र की बात करें, लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होता है दोस्तों। जैसे कि पहले क्लास में हमने शुरू में ही इसके बारे में बताया था कि जो एक्स गुणसूत्र होता है वाई गुणसूत्र से बड़ा होता है। क्या होता है? वाई गुणसूत्र से बड़ा होता है। यानी कि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है, वाई गुणसूत्र छोटा होता है। तो यहाँ अब देखते हैं दोस्तों, इसके आकार में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? ये वैज्ञानिक विधियों से प्रशिक्षित थे, विधियों से में प्रशिक्षित थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया? नहीं दोस्तों, विकासवादी का सिद्धांत जो इवोल्यूशन के बारे में बताया गया था, ये डार्विन ने बताया था। ये डार्विन ने बताया था, और डार्विन सिद्धांत में हम इसके बारे में देखेंगे। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। तो बिल्कुल दोस्तों सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों उन्होंने जितने भी, जैसे कि दो, पहले दो लंबे लंबे पौधे को लिया, और दो लंबे लंबे पौधे को अगर संकरण करवाया, तो उन्होंने क्या पाया कि एक लंबा पौधा प्राप्त हुआ। लेकिन जब एक लंबे और बौने पौधे को संकरण करवाया गया, तो उन्होंने पाया कि लंबा तो पौधा है, लेकिन वो अशुद्ध लंबा है। क्या है? अशुद्ध लंबा है। उसी प्रकार उन्होंने क्या किया था, संख्या के रूप में, यानी कि एक निश्चित संख्या के रूप में लिया और उसके साथ परीक्षण किया। तो ये सी नंबर का क्या था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे। तो उन्होंने क्या किया, जब फर्स्ट पीढ़ी में किया, तो फर्स्ट पीढ़ी में उन्होंने क्या पाया, सारे के पौधे सारे क्या थे, लंबे थे। जितने भी थे क्या थे, वो प्रभावी लक्षण उभर के आया था, यानी कि सारे क्या था, लंबे था। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन यानी कि F2 पीढ़ी में संकरण करवाया, तो उन्होंने पाया कि कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ पौधे क्या था, बड़े थे, और कुछ पौधे बड़े थे और कुछ अशुद्ध बड़े थे। हम उन्होंने पाया कि देखिए, एक तो बड़ा था, एक शुद्ध रूप से बड़ा था, फिर एक दो जो पाया गया था अशुद्ध रूप से पाया गया था। जब सिंगल, ये दोस्तों सिंगल मोनो, यानी कि मोनो हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि ये जो मोनो हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने क्या पाया कि एक जो था शुद्ध रूप से क्या था, लंबा था, और दो जो था अशुद्ध रूप से लंबा था। लंबा तो था, अशुद्ध रूप से लंबा था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक क्या था, एक बोनेपन का पाया गया। एक क्या पाया, बोनेपन का पाया गया। तो जैसे जैसे आगे
और उन्होंने क्या किया, परीक्षण किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के माता पिता लंबा है, उसके बच्चे भी लंबे हैं, लेकिन उसके बच्चे जो होंगे वो कभी कभी नाटा रह जाते हैं। तो ये प्रभावी लक्षण बहुत पहले यानी कि ऊपर पीढ़ियों से चला आता है, तो कहीं ना कहीं अप्रभावी लक्षण भी अंत में साबित हो जाता है, यानी कि आ ही जाता है। तो वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे। नहीं दोस्तों, वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो अध्ययन तो कर चुके थे। वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सी नंबर का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अप्रभावी लक्षण थे वो शुरू में तो नहीं दिखे, जैसे कि सारे के सारे पहले लंबे दिखे, लेकिन अगली पीढ़ी का जब उन्होंने फिर से क्रॉस करवाया या संकरण करवाया तो देखा कि जो बोने पौधे थे बोने पौधे थे उसने भी यानी कि अपना लक्षण आगे जाके प्रकट किया। क्या किया? आगे चल करके प्रकट किया। यानी कि अप्रभावी लक्षण कभी खत्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाके दिखेगा आगे चल करके। तो वो जेनेटिक्स में उन्होंने ये बताया। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर F2 पीढ़ी का अगर अध्ययन नहीं करते तो उसे ये नहीं पता चलता कि अप्रभावी लक्षण होते हैं वो कभी भी आगे आ सकते हैं। पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बोने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए दोस्तों, सभी पौधे लंबे होने का तात्पर्य है कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं, जो प्रभावी लक्षण होते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर प्रभावी लक्षण की बात करें लंबाई में, तो टी हमने क्या देखा था, प्रभावी लक्षण था, और ये क्या था, अप्रभावी लक्षण था। और पीले बीज की बात करें, यानी कि येलो बीज की बात करें, तो उसको वाई हम लोगों ने देखा था, वाई माना था। और हरे बीज को क्या माना था हम लोगों ने, हरे बीज को यानी कि छोटा मतलब छोटा वाई माना था हम लोगों ने। तो जो प्रभावी लक्षण होता है, जैसे कि ये प्रभावी लक्षण, इसमें क्या है, वाई, ये जो टी बड़ा कैपिटल टी है प्रभावी लक्षण है, और ये भी हमारा क्या प्रभावी लक्षण है। तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो कम प्रभावी वाले को क्या करेगा, दबा देगा। क्या करेगा, दबा देगा। अगर दोस्तों अगर इस टी और इस टी का संकलन करवाएंगे तो ये पौधा हमारा क्या नहीं बनेगा, टी बनेगा। लेकिन प्रभावी लक्षण हमारा किसका है, इस टी वाले का है, तो ये पौधा तो टी बनेगा अगर अंदर से ये देखेंगे तब। लेकिन बाहर से अगर देखने से हमें क्या पता चलता है कि ये लंबा है, ये क्या होता है, लंबा होता है। लेकिन इसके अंदर जो गुण पाया जाता है, लंबा और छोटा दोनों गुण पाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, लंबा होता है। तो ये प्रभावी लक्षण होने के कारण ये क्या दिखता है, लंबा दिखता है छोटे वाले से, अप्रभावी लक्षण वाले से पौधे से। तो इसमें लंबापन बोनेपन पर प्रभावी या हावी था। तो ए नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोगों ने लंबा और बोने पौधे को करवाए तो लंबा निकला, और अगर पीला और हरे पौधे को अगर संकलन करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों कि ये निश्चित रूप से क्या निकलेगा, येलो निकलेगा। क्या निकलेगा, येलो ही निकलेगा। भले ही अशुद्ध रूप से येलो होगा, लेकिन वो येलो ही होगा, क्योंकि वाई जो हमारा यहाँ पे है प्रभावी लक्षण को दर्शाता है बीज के। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकरण संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, मोनो संकरण में, यानी कि मोनोहाइब्रिडाइजेशन या तो सिंगल संकरण, एक संकरण में। हम लोगों ने एक संकरण में देखा दोस्तों कि जो फर्स्ट जनरेशन में था, सभी क्या था, शुद्ध रूप से 100% क्या था, वो लंबे थे। 100% क्या थे, लंबे थे। लेकिन सेकेंड जनरेशन में देखा दोस्तों, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, दो देखा। एक फिनोटाइप देखा था। क्या देखा हम लोगों ने, फिनोटाइप। और एक क्या देखा, जीनोटाइप। जीनोटाइप। तो जो फिनोटाइप का रेशियो था वो कितना था, 3:1 था। और जीनोटाइप का जो रेशियो था वो क्या था, 1:1:2, यानी कि 1:1 था। ये क्या था, मोनोहाइब्रिडाइजेशन के लिए। लेकिन जब डाईहाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, डाईहाइब्रिडाइजेशन यानी कि द्विसंकरण, ये जो था ये द्विसंकरण करवाया गया। तो ये जब द्विसंकरण करवाया गया तो इसमें फिर से वही
फर्स्ट पीढ़ी में क्या दिखा, जो फर्स्ट जनरेशन में दिखा वो सारा का सारा क्या था, पीला और गोल बीज प्राप्त हुआ था। पीला और गोल बीज। डाइहाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हो गया, दो गुण को क्या किया गया, एक साथ मिक्स करवाया गया था, यानी कि पीला और गोल बीज प्राप्त हुआ था, यानी कि कलर से, कलर बीज के कलर और बीज के आकार से, यानी कि दो गुण को क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। तो पीला और गोल मिला था फर्स्ट जनरेशन में सारा का सारा। और दूसरा जनरेशन में हमें क्या मिला था, फिर से इसमें भी मिला फिनोटाइप। क्या मिला, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का जो अनुपात था वो हम लोगों का कितना आया था, 9:3:3:1। ये हमारा क्या था, फिनोटाइप का। और जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप का कितना आया था, जीनोटाइप का कितना आया था दोस्तों, 1:2:2:2, यानी कि 12:24, फिर 121:21। ये हमारा क्या था, फिनोटाइप का था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, द्विसंकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों फिनोटाइप का, ये क्या है, एकमात्र ये है। तो ये ऑप्शन किसमें हमारा, डी नंबर ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है, डी नंबर पे। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखने का है कि जहाँ पे हमको अगर इस तरह से दिखे तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, 93:31 निश्चित है। और एक 31 और एक 121, क्या है, 121, यानी कि जब मोनोहाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि एक एकल संकरण, तो उसमें जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, सेकंड जनरेशन का। और हाँ दोस्तों, ये जब भी होगा ये सेकंड जनरेशन के ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, सेकंड जनरेशन के लिए ही पूछा जाएगा। फर्स्ट पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के लिए वो 100% क्या होता है, लंबे होते हैं। और इसमें भी डाइहाइब्रिडाइजेशन में भी 100% क्या होते हैं, पीला या गोल होते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं होते, लेकिन होते हैं। मेंडल ने दो प्रयोग किए, एक लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए और दूसरा छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखें। देखिए दोस्तों, लंबे पौधे के पराग पराग यानी कि जो निषेचन करवाया गया, तो जो लंबे पौधे का परागकण था, परागकण किसको बोलते हैं दोस्तों, जो मेल गैमेट होता है उसे क्या बोला जाता है, जो मेल गैमेट, यानी कि पौधे का जो मेल गैमेट या नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक जो होता है, जिस प्रकार से दोस्तों नर युग्मक, मनुष्य का जो नर युग्मक है वो क्या है, मनुष्य का नर युग्मक जो होता है वो स्पर्म या तो शुक्राणु होता है। वो क्या होता है, स्पर्म या तो शुक्राणु होता है, उसे नर युग्मक या तो मेल गैमेट बोलते हैं। उसी प्रकार मेल गैमेट जो या नर युग्मक जो होता है पौधे का, उस वो क्या होता है, पराग होता है। पराग पराग होता है। उसी प्रकार जो फीमेल गैमेट की बात करें तो बीजांड होता है। तो जब लंबे पौधे और छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करवाया गया, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो लंबा पौधा था बोने पौधे पर क्या था, प्रभावी था। तो जो लक्षण निकल करके आएगा वो क्या होगा, लंबा ही होगा। ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन ये वास्तविक में क्या दिखने में कैसा होता है, लंबा होता है। तो ये पहला लक्षण हमारा क्या हो गया, लंबा का हो गया। फिर से क्या करवाया गया, छोटे पौधे के परागकण को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए करवाया गया। यदि हम इस दोनों प्रयोग में उत्पन्न, तो इसमें भी देखिए, इसमें छोटा या पौधा, इसमें इसमें लंबा, यानी कि सेम मतलब फिर से हो गया दोस्तों। अगर लंबे पौधे को हम करवाएं या छोटे पौधे को, यानी कि दोनों को आगे पीछे किसी को करवाएं, अगर बीजांड को कैपिटल रखें या पराग को छोटा रखें, या तो फिर पराग को बड़ा रखें या तो बीजांड को छोटा रखें, दोनों को अगर बदल देते हैं फिर भी वो दोस्तों क्या होगा, जो जो पौधा प्राप्त होने वाला है वो लंबा ही प्राप्त होगा। दोनों ही केस में क्या होगा, लंबा ही प्राप्त होगा। पर प्रयोग एक में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि लंबा होने का कारण क्या है दोस्तों, जो कैपिटल लंबे गुण वाले लंबे पौधे के जो पराग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं, तो प्रभावी लक्षण को ही शो करेगा। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रयोग एक में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, बिल्कुल सही। प्रयोग दो में भी लंबे पौधे, यानी कि दोनों ही में दोस्तों लंबे पौधे होगा उत्पन्न। तो यहाँ पे बी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित चित्र में
दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या करवाया गया, एक फर्स्ट जनरेशन में जब इसको फर्स्ट जनरेशन में क्या करवाया गया दोस्तों, इन लोगों को क्या करवाया गया, संकरण करवाया गया। तो संकरण कराने पर क्या देखे हम लोगों ने जैसे दोस्तों पहले देखा था कि जो जब इन दोनों का संकरण करवाया गया तो सबसे पहले क्या निकल करके आया था, दोनों टी निकल करके आया था, फिर ये टी, फिर ये, इस प्रकार से, और यहाँ पे फिर लास्ट में क्या दिखाई गया था, दोनों बोना, यानी कि तीन हम लोगों ने क्या देखा था, 3:1 का रेशियो देखा। तो ये तीन क्या मतलब लंबे गुण था, ये क्या था, लंबे गुण था, और एक क्या था, बौने गुण का था। तो ये 3:1 का देखा गया था, तो वहां पे यही 3:1 का दर्शाया गया है। तो इनमें से दोस्तों ये जो दिखाया गया है वो सही है, ये क्या है, सही है। तो इसमें से लेकिन दोस्तों जो गलत ऑप्शन कौन सा है वो हमें देखना है। केवल लाल रंग प्रभावी है। तो देखिए दोस्तों, अगर बीज की कलर की बात करें तो दो रंग हम लोगों ने देखा था, एक लाल रंग देखा था, नहीं देखा था दोस्तों, तो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत लंबा चैप्टर है और एग्जाम नज़दीक है, जिसके कारण हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस डायरेक्ट क्वेश्चन को और कंसेप्ट को देखते चलेंगे। तो लाल जो दो कलर देखा था हम लोगों ने दोस्तों, बीज का जो कलर होता है दो होता है, एक लाल होता है और एक हरा होता है। तो लाल कलर जो होता है वो प्रभावी कलर होता है, क्या होता है, प्रभावी, या तो डोमिनेंट या तो पावरफुल हम कह सकते हैं होता है। और हरा कलर जो होता है वो अप्रभावी कलर होता है, क्या होता है, अप्रभावी कलर होता है। तो जो प्रभावी कलर जो होता है लाल होता है बीज का, और जो हरा कलर होता है वो अप्रभावी होता है। तो अगर इन दोनों का संकरण करवाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो निकल करके आएगा पौधा वो हरा नहीं होगा बल्कि लाल होगा, वो बीज क्या होगा, लाल होगा। तो केवल लाल रंग प्रभावी होंगे, बिल्कुल सही। लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते, बिल्कुल सही दोस्तों। लक्षण जो वंशागत होते हैं लेकिन लक्षण को व्यक्त नहीं होते, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही होते हैं। जैसे कि दोस्तों डीएनए जो होता है माता पिता का उसके बच्चे में ट्रांसफर होता है, वो डीएनए हमेशा क्या होता है, पर यानी कि दिखाई लक्षण होता है, लेकिन अगर डीएनए जब चेक किया जाएगा तब पता चलता है कि लक्षण किसका लक्षण है। ये लाल और हरा दोनों प्रभावी, बिल्कुल गलत दोस्तों। लाल और हरा दोनों प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि बीज की कलर की बात करें तो केवल लाल कलर ही क्या है, प्रभावी है, क्या है, लाल कलर ही प्रभावी है। देखिए यहाँ पे हरा अप्रभावी होता है, तो ये भी क्या है, सही है, यानी कि सी नंबर का बिल्कुल गलत कथन है और सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे या बोने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया। बिल्कुल सही दोस्तों, ये कथन जो बताया गया है बिल्कुल सही बताया गया है, क्योंकि दोस्तों वो एक पादरी थे, जो ग्रेगर मेंडली थे वही क्या थे, पादरी थे। ग्रेगर मेंडल जो थे दोस्तों वो पादरी थे और अपना चर्च में वहां पे चर्च में रहते थे, और चर्च की जो उद्यान था उन्हीं के उद्यान के मटर से उन्होंने क्या किया था, परीक्षण किया था। और लगातार 1856 से लेकर के दोस्तों 1863 तक उन्होंने क्या किया था, परीक्षण किया था, यानी कि 7 वर्ष तक लगातार उन्होंने परीक्षण किया था। तो उन्होंने क्या किया था, उसमें गोल बीज दो दो प्रकार का बीज लिया, एक गोल बीज को लिया था और एक झुर्रीदार बीज को लिया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गोल बीज होगा वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण वाला होगा, और जो झुर्रीदार वाला होगा वो अप्रभावी लक्षण वाला होगा, यानी कि डोमिनेंट जो होगा वो गोल वाला होगा। उसी प्रकार लंबे वाला जो क्या होगा, प्रभावी होगा, और ये क्या होगा, अप्रभावी होगा। तो ये कथन बिल्कुल सही बताया गया है। उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा लिया था, बिल्कुल सही, और उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए गए, और परिणामी F1 जनरेशन यानी कि पहली जनरेशन में दोस्तों सभी पौधे लंबे हुए थे, ये हम लोगों ने देख चुका है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही कथन बताया गया है। द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे, बिल्कुल गलत दोस्तों।
द्वितीय पीढ़ी में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? अगर द्वितीय पीढ़ी की बात करें, यानी कि अगर मोनोहाइब्रिडाइजेशन में देखा था तो क्या देखा था हम लोगों ने? पहले 3 ठो लंबा था और एक छोटा था। 3 ठो लंबा था, यानी कि शुद्ध रूप से लंबा की बात करें तो एक शुद्ध रूप से लंबा था और दो अशुद्ध रूप से लंबा था, और एक क्या था? शुद्ध रूप से बौना था। ये हम लोगों ने देखा था। तो ये जो सेकंड जनरेशन, ये जो क्या था, सेकंड जनरेशन के लिए था। फर्स्ट जनरेशन में सभी जो था, ये सेकंड जनरेशन के लिए होगा दोस्तों। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में जो भी था सब क्या था? लंबा था। तो सेकंड जनरेशन में लंबा सब नहीं था, बल्कि एक शुद्ध रूप से लंबा था और दो अशुद्ध रूप से लंबा था, और एक जो था वो शुद्ध रूप से, यानी कि प्योर क्या था? बोना था। प्योर क्या था? बोना था। तो हम लोगों ने ये सिर्फ ये मोनोहाइब्रिडाइजेशन के लिए दोस्तों। लेकिन डाइहाइब्रिडाइजेशन में क्या देखा था कि पहला जनरेशन में जो था डाइहाइब्रिडाइजेशन के लिए सब क्या था? गोल गोल और पीला था, यानी कि प्रभावी वाला था। और फिर देखा दोस्तों हम लोगों ने कि 12, 24, ये फिर क्या हुआ? चेंज होता गया, यानी कि वो अगली जनरेशन में, जब फर्स्ट जनरेशन में संकरण करवाया तो सभी लंबे थे, लेकिन जब अगली जनरेशन में जब को संकरण करवाया गया तो उन्होंने पाया कि सब लंबे नहीं होते हैं, बल्कि बोने गुण भी, लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। तो ये जो सी नंबर का कथन बोला गया है बिल्कुल गलत बोला गया है। तो सी नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधे में वंशानुगत हुए थे। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही बोला गया है। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोला गया है? अलैंगिक। क्या बोला गया है? अलैंगिक। अलैंगिक मतलब कि ये कायिक के बारे में पूछा गया है। कायिक यानी कि शरीर के निर्माण के लिए। तो शरीर निर्माण के लिए हमारे शरीर में कितने हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ी क्या होता है? एक जोड़ी क्या होता है? लिंग गुणसूत्र, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो एक सामान्य मनुष्य की बात करें दोस्तों, तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। 2 क्यों होते हैं दोस्तों? लिंग, देखिए अगर जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी, जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी, लेकिन अगर गुणसूत्र की बात करेंगे तो 2 बोलेंगे, क्योंकि अगर माता की बात करें तो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, और पिता के गुणसूत्र की बात करें तो एक्स वाई गुणसूत्र होता है, जो लैंगिक होता है। यानी कि सिर्फ फीमेल की मेल की बात करें तो एक्स वाई, यानी कि 2 गुणसूत्र हो गया। और माता की बात करें तो इसमें भी 2 गुणसूत्र हो गया। लेकिन पेयर की बात करें तो एक गुणसूत्र। लेकिन दोस्तों जो बच्चे में ट्रांसफर होता है वो ये दोनों गुणसूत्र नहीं जाता है। या तो पिता से एक्स जाएगा तो एक्स एक्स बनेगा, या तो पिता से वाई जाएगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई जाएगा, यानी कि ये गुणसूत्र गया तो लड़की होगा, और एक गुणसूत्र जाएगा एक्स वाई वाला तो लड़का होगा। ये दोनों गुणसूत्र में से एक ही गुणसूत्र, ये दोनों गुणसूत्र में एक ही ट्रांसफर होता है, तब जाके उधर 22 दूना कितना हो गया? 22 दूना 44 गुणसूत्र होता है। और ये 2 गुणसूत्र क्या होता है? या तो ये 2 चला जाएगा या तो ये 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 46 गुणसूत्र होगा, तब जाके बच्चा का निर्माण होता है, और लिंग निर्धारण का भी ये निर्माण करता है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, तो हरी मटर का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम क्या है दोस्तों? फाइसम सटाइवम है। क्या है? फाइसम सटाइवम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाइटम है, यहाँ पे टाइवम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? टाइम टाइवम। क्या होता है? टाइवम। तो ये फाइसम सटाइवम क्या हो जाएगा? मटर का वैज्ञानिक नाम। तो ये ए नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो वो क्या होता है दोस्तों? एक्स एक्स गुणसूत्र, यानी कि डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लड़का की बात करें तो एक्स वाई गुणसूत्र लड़के के जन्म के लिए कारक होता है। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन डिपेंड होता है, माता या पिता डिपेंड होता है, तो वो पूर्ण रूप से क्या होता है? पिता डिपेंडेंट होता है, क्योंकि पिता का गुणसूत्र में एक्स वाई पाया जाता है। अगर एक्स चला गया तो वो लड़की होगा, और वाई चला गया तो वो लड़का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गरेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए दोस्तों, अगर
ग्रेगर मेंडल की बात करें तो उन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। एक पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, और एक प्रभुत्व का सिद्धांत दिया था, और एक स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। इस प्रभुत्व का मतलब दोस्तों प्रभावी प्रभावी लक्षण वाले को दर्शाया था, जो प्रभावी लक्षण था। और पृथक्करण मतलब दोस्तों जो अलग किया था उन्होंने, यानी कि जितने पौधे थे उसको अलग अलग तरीके से परीक्षण किया था, और दोस्तों अलग अलग कर करके। और ये स्वतंत्र वर्गीकरण मतलब कि सबको स्वतंत्र, यानी कि हर एक गुणों को, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को, यानी कि को क्या किया गया था, अलग अलग तरीके से परीक्षण किया था। तो वो उन्होंने ये बताया था, वो तीनों लक्षण को, ये तीनों जो है दोस्तों ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत का नाम है। हालांकि दोस्तों ग्रेगर मेंडल के मर जाने के बाद ये सिद्धांत को बनाया गया, लेकिन ये सिद्धांत उन्होंने सिर्फ, ग्रेगर मेंडल ने जो अपनी परीक्षण को क्या किया था, उन्होंने अपनी पुस्तिका में छपवा दिया। लेकिन बुक या पुस्तिका में छपाने के बाद ये उसके 16 साल लगभग मरने के बाद दूसरे वैज्ञानिकों ने पता किया कि ये दूसरे, यानी कि दूसरे वैज्ञानिकों ने पता किया, उनकी इनकी बुक के बारे में पढ़ा, और उन्होंने ये नाम दिया उनके बारे में कि ये ग्रेगर मेंडल के सिद्धांत वंशानुगति के कहलाएंगे। तो बायोफिक्स का सिद्धांत क्या है दोस्तों, ग्रेगर मेंडल से संबंधित नहीं है। तो डी नंबर का क्या होगा, गलत कथन दिया गया है, तो डी नंबर का ही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। जीव जो अधिक दूर के संबंधी होंगे, जीव यानी कि दोस्तों अगर दूर के रिश्तेदार की बात करें, दूर के रिश्तेदार की बात करें, जैसे कि अगर हमारे पिता या दादा की बात करें, तो हमारे दादा या पिता का जो डीएनए होगा, वो डीएनए हम आया होगा, हम में आया होगा, क्या आया होगा, हम में आया होगा। और अगर हमारे नाना की बात करें, नाना की जीन की बात करें डीएनए, तो उनका भी डीएनए हम में कुछ हो सकता है, उनका भी डीएनए क्या हो सकता है, हमें हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये डीएनए हमारा क्या होगा, अधिक पाया जाएगा, और ये डीएनए का होगा थोड़ा अंतर पाया जाएगा, क्या होगा, अंतर पाया जा सकता है। तो इस डीएनए, इस प्रकृति को दोस्तों क्या कहा जाता है, आणविक, क्या कहा जाता है, आणविक जाति वृत्त कहा जाता है, आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। क्या कहलाता है, आणविक जाति वृत्त कहलाता है। और इसी को अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसको मोलिक्यूलर फाइलोजेंसी कहलाता है, फाइलोजेंसी कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जीव के अधिक दूर संबंधी होगा दोस्तों, तो उसमें ज्यादा अंतर, डीएनए में क्या होगा, ज्यादा परिवर्तन दिखेगा, यानी कि ज्यादा नजदीक नहीं रहेगा। नजदीक डीएनए का मतलब दोस्तों, यानी कि कम मिलेगा डीएनए, दूर वाले रिश्तेदार का, संबंधी का डीएनए क्या होगा, हमें कम मिलेगा, मिलेगा भी, नहीं भी मिल सकता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। देखिए दोस्तों, यौन प्रजनन में हमने क्या देखा, यौन प्रजनन की बात करें तो ये हमारा एक्स वाई गुणसूत्र हो गया, ये एक्स एक्स गुणसूत्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नर युग्मक कहलाता है, ये मादा युग्मक, यानी कि ये क्या हो गया, पिता, और ये क्या हो जाएगा, माता, ये क्या होगा, माता। तो यहाँ से अगर बात करें दोस्तों, तो ये आधा, यहाँ से ये तो क्या है, एक्स वाई दो गुणसूत्र है, लेकिन यहाँ से एक गुणसूत्र, यहाँ ये दो गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र एक्स आएगा, और यहाँ से एक गुणसूत्र एक्स आएगा, या तो यहाँ से एक गुणसूत्र वाई आएगा, या तो, यानी कि ये गुणसूत्र, यहाँ से एक गुणसूत्र एक्स आएगा, यहाँ से एक वाई आएगा। तो ये आधा आधा है, मतलब कि आधा गुणसूत्र इससे आता है, और आधा गुणसूत्र इससे आता है, और आधा आधा मिलकर के पूरा का निर्माण करता है। तो तब जाके ये लिंग निर्धारण का काम करता है। तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा जाता है माता पिता के पास। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर, और संख्या में पूछा जाए तो 46 हो जाएगा। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों कि जब क्रोमोसोम या गुणसूत्र घट जाएगा तो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। सिंड्रोम जिसे कहते हैं दोस्तों, देखिए अगर गुणसूत्र की संख्या दोस्तों घट जाए, बता देते थोड़ा सा दोस्तों, अगर गुणसूत्र की संख्या घट जाता है तो उसे सिंड्रोम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो ये
गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, दोनों चीज़ दोस्तों, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए या गुणसूत्र की संख्या घट जाए तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हर एक कोशिका में दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जितनी कोशिका होता है, हर एक कोशिका में कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है। और पेयर में कितना होता है? 23 पेयर होता है। तो ए नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, गुणसूत्र जो हमारा है अनुवांशिकी लक्षणों के संचित करता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने गुण को, माता पिता का गुण बच्चों के गुण में ट्रांसफर होते हैं। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़ते हैं? देखिए दोस्तों, अगर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़ने की बात करें दोस्तों, देखिए ये हमारा क्या हो गया? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से अगर क्रोमेटिड जुड़ता है, क्रोमेटिक जुड़ता है दोस्तों, तो वो हमारा सेंट्रोमेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोमेयर कहलाता है। सेंट्रोमेयर कहलाता है। ये हम दोस्तों अगर चाहते तो लंबा से कर सकते थे, लेकिन टाइम उतना नहीं बचा हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी यानी कि जीनोटाइप TTR है तो समलक्षणी होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टी हमारा जो दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है? TRR। तो टी हमारा दर्शा रहा है यहाँ पे दोस्तों बोनेपन को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? टी यहाँ बोनेपन को दर्शा रहा है। और जो आर ये हमारा क्या दर्शा रहा है? राउंड या तो गोल को। आर से हमारा क्या हो गया? राउंड। तो राउंड या तो गोल को दर्शाता है, राउंड या तो गोल को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों हमारा क्या है? दोनों अप्रभावी लक्षण है। अगर टी है तो लंबाई के मामले में दोनों क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो अप्रभावी लक्षण है तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या होगा? हमारा पौधा बोना होगा। क्या होगा? बोना होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर एक आर जो है हमारा क्या है? आर यहाँ पे ये क्या है? प्रभावी है, कैपिटल आर प्रभावी है। और ये छोटा आर जो है अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी है। तो यहाँ पे इस गोले के मामले में या गोल बीज के गोल के मामले में क्या होगा? प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा? गोल दिखेगा। ये क्या दिखेगा? गोल दिखेगा, पौधा गोल दिखेगा। एक क्या दिखेगा? बोना दिखेगा। और क्या दिखेगा? गोल दिखेगा। तो ये बोना और गोल क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बोना और गोल कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसके गुण के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। इसके बारे में देख चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर से देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बीज का क्या लिया गया? आकार। क्या है? बीज का आकार। तो बीज का आकार में दोस्तों दो चीज हो सकता है। एक क्या होगा? बीज का आकार गोल होता है। और एक क्या होता है? झुर्री झुर्रीदार बीज होता है। झुर्रीदार बीज होता है। फिर बीज का दोस्तों रंग, बीज का रंग। और रंग अगर देखें दोस्तों तो रंग क्या होगा? पीला। और ये क्या होगा? हरा। फूल का रंग, फूल का रंग की बात करें दोस्तों तो मटर का फूल का क्या होता है? बैंगनी कलर होता है और सफेद। क्या होता है? सफेद। फिर से यहाँ पे दोस्तों अगर फली का आकार, फली या फल का आकार यानी कि साइज दोस्तों, फल का आकार क्या होता है? या तो वो फूली हुई होगी, फूली हुई, या तो संकीर्ण होगी, या सिकुड़ी हुई। फूली हुई या तो सिकुड़ी हुई। क्या होगा? सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई। और ये दोस्तों अगर इसकी फली का रंग की यानी कि फल का रंग की बात करें, तो फली की रंग की बात, तो फल हमारा क्या होता है? उसका हरा होता है या तो पीला होता है। ये दोस्तों जितने भी है हमारे क्या है? प्रभावी वाले हैं। और ये क्या है? अप्रभावी वाले हैं। ये क्या है? अप्रभावी वाले हैं। अब यहाँ पे बच गया दोस्तों, दो और बच गया। तो पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति में क्या देखा था हम लोगों ने दोस्तों? एक अक्षीय होता है और क्या होता है? अंत्य। और एक यहाँ पे दोस्तों तने की ऊंचाई यानी कि हाइट के हिसाब से तने की ऊंचाई,
यानी कि लंबाई दोस्तों, यानी कि लंबाई जिसको लेंथ हम कहते हैं, ये क्या था हमारा, टी था, कैपिटल था, और ये क्या था, तो बोना था, यानी कि ये लंबा और ये क्या है, बोना। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को आप देखिए क्या बोला गया है, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर गुण की बात करें तो यहाँ पे प्रभावी गुण की बात करता, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो देखिए झुर्रीदार हमारा क्या है, इसका गुण है, झुर्रीदार बीज की बात करें दोस्तों तो बिल्कुल ये हमारा क्या है, मटर के पौधे का गुण है। और हरी फली की बात करें तो फल फल का रंग, अरे साला, अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए फल हमारा या फल देखिए ये क्या था, फल का आकार, फल का आकार यहाँ पे दोस्तों हमारा फुली हुई होगी या सिकुड़ी हुई है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे गोल फली नहीं बल्कि फुली हुई है, तो इसको गोल माना गया है। और ये गोल बीज, तो बीज हमारा गोल होगा ही, बीज तो गोल हम देखा हमने दोस्तों, बीज भी क्या है, गोल है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रभावी अगर देता, प्रभावी लक्षण की बात करता तो प्रभावी लक्षण के लिए ये सही आंसर हो जाता, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे सुधार होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, झुर्रीदार बीज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है, ये सारे के सारे क्या है, प्रभावी लक्षण है। और ए नंबर का ऑप्शन जो है क्या है, अप्रभावी लक्षण है, तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाता। डैश आनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं, तो देखिए दोस्तों आनुवांशिकी सामग्री के वाहक जो होते हैं वो जीन होते हैं, जो डीएनए का क्या है, एक खंड है, डीएनए का खंड है, उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जो क्या होता है अपने माता पिता के गुण से बच्चों के गुण में क्या होता है, ट्रांसफर हो, होता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नर पौधों को उगाना क्या कहलाता है। वनस्पति भागों से, वनस्पति भागों, देखिए जैसे कि दोस्तों हम क्या जानते हैं, जैसे कि दोस्तों कुछ 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 पौधे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे, जिसका बीज लगाने की जरूरत नहीं होता है, जिसका बीज, वनस्पतिक भाग मतलब क्या होगा दोस्तों, वनस्पतिक भाग यानी कि वो बीज की बात कर रहा है, यानी कि बीज की बजाय, तो बहुत सारे पौधे होते हैं जिसे बीज को बोना पड़ता है, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, तो आम के पेड़ को बीज को बोना पड़ेगा, बीज को अगर हम बोते हैं तब जाके वो पेड़ बनता है, आम का पेड़ दोस्तों क्या है, आम का पेड़। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके तना को अगर हम, अगर किसकी, जिसके तना को काट के अगर हम लगा दें तो वो क्या होता है, एक पौधे के रूप में फिर से वो जन्म ले लेता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम गुलाब की पौधे की बात करें, गुलाब के फूल का जो पौधा होता है उसके किसी एक टहनी को काट के अगर हम ले आएँ, एक टहनी को काट करके अगर हम उसमें गोबर वगैरह लाके और 3-4 दिन 5 दिन तक उसमें देखभाल अच्छे से करें या पानी वगैरह का सिंचाई करते रहें, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो एक पौधा बन के हो जाएगा। यानी कि एक गुलाब के क्या है, पंखुड़ी नहीं दोस्तों, डाल, गुलाब की एक छोटी सी टहनी से, छोटी सी कह सकते हैं शाखा से, या तो टहनी से, या तो एक टहनी से या शाखा से, तो ये हमारा क्या होता है, पौधा गुलाब का बन जाता है। तो इसमें बीज लगाने की कोई जरूरत होता ही नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों अगर केला की बात करें, सॉरी, केला, गन्ना की बात करें दोस्तों, तो गन्ना का भी क्या करते हैं, उसमें एक टहनी को अगर लगा देते हैं तो गन्ना का भी पौधा क्या होता है, उग जाता है। और इस प्रोसेस को या प्रक्रिया को क्या कहलाता है, वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे कि बहुविखंडन, द्विविखंडन और पुनर्निर्माण क्या होता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, बालिका, बालिका का मतलब क्या हो गया, गर्ल या तो लड़की। तो लड़की की गुणसूत्र अगर होगा दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, 44 गुणसूत्र तो हर किसी के लिए कायिक निर्माण यानी कि शरीर निर्माण के लिए होगा, और पेयर में बोले तो 22 जोड़ी होगा। क्या होगा, 22 जोड़ी होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे लड़की है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, XX गुणसूत्र मिला होगा। और एक पेयर
क्या होगा, एक पेयर अंक यहाँ पे होगा, तो ये एक्स एक्स जोड़ी जुड़ेगा तभी तो हमारा बालिका होगा। तो यानी कि 44 गुणसूत्र में अगर एक्स एक्स मिल रहा है, या तो इस 22 जोड़ी में से एक्स एक्स गुणसूत्र मिल रहा है, तब क्या होगा। लेकिन दोस्तों ये जोड़ी में होना चाहिए, 22 जोड़ी में, तब ये हमारा सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे गुणसूत्र सिर्फ बोला गया है, तो 44 गुणसूत्र और एक्स एक्स गुणसूत्र मिलेगा तब लड़की होगा यानी कि बालिका। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर लड़का की बात करें तो 44 गुणसूत्र होगा, 44 44 गुणसूत्र होगा, और 44 गुणसूत्र में क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम यानी कि एक्स वाई गुणसूत्र जुड़ेगा, तो क्या होगा, लड़का या बॉय का निर्माण होगा। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, नरों में नहीं बल्कि मादाओं में भी पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है वो दोनों में होता है। किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल गलत। द्वि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 यानी कि 21 जोड़े अलिंगी है। बिल्कुल दोस्त गलत दोस्तों, अलिंगी जो होता है वो 22 जोड़े होते हैं। अलिंगी गुणसूत्र यानी कि कायिक गुणसूत्र की बात करें या तो ऑटोसोम की बात करें, कायिक या ऑटोसोम की बात करें, ऑटोसोम की बात करें तो वो कायिक निर्माण के लिए होता है। कायिक के लिए तो ये 22 जोड़ी होता है। ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब तीनों गलत हो गया दोस्तों, तो एकमात्र ऑप्शन क्या बच गया, डी। तो डी नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग निर्धारण का काम करता है, इन्हें ही हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मेल में एक्स एक्स होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, लिंग किससे निर्धारित होता है, क्या होता है, किससे निर्धारित होता है। तो दोस्तों ब्लड कभी भी हमारा फैक्टर नहीं होता है गुणसूत्र निर्माण करने का। ब्लड कारण या फैक्टर नहीं होता है गुणसूत्र निर्माण करने का। तो यहाँ पर रक्त समूह बिल्कुल नहीं होगा। और आर एच कारक दोस्तों ये भी हम दोस्तों पढ़ेंगे। जो ये आर एच फैक्टर होता है वो ब्लड का ही एक फैक्टर पाया जाता है, तो ये भी नहीं है। यानी कि गुणसूत्र से निर्माण होगा, तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उस गुणसूत्र में भी दोस्तों जो एक्स वाई या एक्स एक्स गुणसूत्र होता है उससे निर्माण होता है, तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। जिसमें 42 या 21 जोड़ी, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 21 जोड़े करके मानव में नहीं होता है, बल्कि 22 जोड़े हम कह सकते हैं जो ऑटोसोम होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, और एक जोड़ी जो होता है वो एलोसोम होता है। क्या होता है, एलोसोम होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया पहला ऑप्शन। जेनेटिक शब्द जेडी वॉटसन द्वारा 1906 में दिया गया था। जेनेटिक शब्द जेडी वॉटसन द्वारा 1906 में दिया गया था, बिल्कुल गलत दोस्तों। जेनेटिक शब्द की बात करें दोस्तों, जेनेटिक शब्द तो ये 1906 में नहीं बल्कि 1905 में दिया गया था। 1905 में दिया गया था, और यहाँ पे वॉटसन ने नहीं, बेटसन ने दिया था। विलियम बेटसन ने, किसने दिया था, विलियम बेटसन ने दिया था। किसने, विलियम बेटसन ने दिया था। तो ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा था। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों 6 जनवरी 6 जनवरी 1884 को 6 जनवरी 1884 को गरेगर मेंडल की मृत्यु हो चुकी थी। 6 जनवरी 1884 को क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये 1886 में कहाँ से देते, तो ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो एकमात्र ऑप्शन क्या बच गया दोस्तों, डी नंबर का। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी बना होता है। जैसे देखिए डीएनए जो हमारा होता है दोस्तों, वो इस तरह से क्या होता है, बना होता है। ये घुमावदार सीढ़ी के रूप में बना होता है। तो ये हमारा क्या होता है, डीएनए का स्वरूप होता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डायराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। बिल्कुल सही। ये क्या कथन दोस्तों? बिल्कुल सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक है। गुणसूत्र कारक का वाहक है, बिल्कुल सही दोस्तों। क्योंकि गुणसूत्र कारक का वाहक का क्या मतलब दोस्तों? जिसका डीएनए जो होता है, पिता का डीएनए डीएनए बेटे में, और उसका बेटे का डीएनए उसके बेटे में, उसके बेटे में, इसी प्रकार क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है डीएनए का। तो वो गुणसूत्र ही जो मुख्य कारक है या फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है, माता पिता का गुण या लक्षण बच्चे में या उसकी पीढ़ियों में ट्रांसफर होते हैं। ये क्या हो गया, दोनों सही हो गया। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये हम दोस्तों इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि जो ये बल्कि पक्षियों के नहीं, बल्कि बंदरों के अनुरूप होगा। क्या होगा? बंदरों की जो अगली हाथ अगली पांव होते हैं, पैर होते हैं, उसके अनुरूप होते हैं मानव की भुजाएं। तो ये दोस्तों हम इवोल्यूशन चैप्टर में देखेंगे, या इवोल्यूशन में या तो विकासवाद में देखेंगे। तो ये कथन यानी कि सी नंबर का क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए कथन और बी कथन क्या है, सही है, और सी क्या है, गलत है। तो केवल कथन ए सही है, बिल्कुल गलत। ए और बी दोनों गलत है। बी सही है, बिल्कुल गलत। केवल कथन ए और बी सही है, सी गलत है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। अनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? देख, एक क्या देखा हम लोगों ने दोस्तों, फिनोटाइप देखा। क्या देखा? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या दोस्तों? जो बाहरी से हमें दिखने से पता चले, बाहरी से जो दिखने से पता चले, दिखने से पता चलता है, बाहर से दिखने से जो पता चलता है वो हमारा क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। तो फिनोटाइप में क्या होता है दोस्तों? फिनोटाइप में जैसे कि दोस्तों किसी को अगर हम स्वस्थ देखने में, कोई आदमी क्या है, स्वस्थ दिखता है, लेकिन लेकिन उसको उसको अगर कोई बीमारी होता है तो ये हमें पता नहीं चलता है। तो बाहर से देखने से हमें क्या पता चल रहा है, वो स्वस्थ है, लेकिन उसके अंदर में कुछ ना कुछ बीमारी है। तो वो हमारा क्या हो, बाहर से दिखने से पता चल रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। यानी कि उसके लक्षण के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। किसी देखिए दोस्तों, किसी आदमी को देख लेते हैं हम, तो वो कोई कोई ऐसा होता है कि वो प्यार से बोलता है, कोई कोई खराब तरीके से बोलता है, बदतमीजी से बात करता है। तो हम उसको देखने से नहीं पता कर सकते कि कौन कैसा बात करेगा। जब वो अपना असली रूप में आएगा तो उसका लक्षण का हमें पता चलता है। क्या होता है? उसका लक्षण का पता चलता है। तो वो हमारा जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। अगर हम किसी को बाहर से देख रहे हैं तो उसको हम जज नहीं कर पा रहे कि वो कैसा है, उसका लक्षण अच्छा है या बुरा है, हम उसको जज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। और जीनोटाइप क्या हो गया, जब हम उससे बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका लक्षण कैसा है, बुरा व्यवहार वाला व्यक्ति है या अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति है। तो वो उसका क्या है, जीनोटाइप, या उसके लक्षण के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? लक्षण के बारे में। तो लक्षणों के जीन के समूह यानी कि वो जीनोटाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाएगा। तो सी नंबर का क्या होगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया है एलील्स। एलील्स मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस किसी में दो या दो से अधिक लक्षण पाया जाता है, दो से अधिक लक्षण पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। और प्रबल जीन की बात करें दोस्तों, तो प्रबल जीन के बारे में हम क्या जानते हैं, यानी कि इफेक्टिव, यानी कि क्या है, इफेक्टिव लक्षण वाले को क्या बोलेंगे, प्रबल जीन वाले को। प्रबल जीन का मतलब क्या दोस्तों? जो प्रभावी जीन होगा, जो प्रभावी होगा उसी में क्या बोलेंगे, प्रबल जीन बोलेंगे। लैंगिक प्रजनन में डैश के या का डैश शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन में क्या, प्रजनन में क्या होता है, एक मेल होता है, एक क्या होता है, फीमेल होता है। ये दोस्तों लैंगिक प्रजनन की बात है। लैंगिक प्रजनन, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक मेल होता है, चाहे वो पौधा हो चाहे पेड़ हो, लैंगिक प्रजनन में होता है। तो लैंगिक प्रजनन में दोस्तों यहाँ पे दो जनक होते हैं। जनक यानी कि दोस्तों माता पिता। एक क्या होता है, पिता होता है, और दूसरा क्या होता है, माता होता है। या तो नर या तो माता, नर या तो माता। तो दो जनक होता है। क्या होता है? दो जनक। तो दो जनक होता है, तो सिंगल जनक वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
क्या होगा, सिंगल जनक वाला कैंसिल होगा। अब यहाँ पे विपरीत लिंग की बात करें दोस्तों, तो विपरीत लिंग होगा। अगर माता की पिता की बात कर लें तो ये क्या है, पिता की बात करें तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। और माता की बात करें तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि अलग अलग लिंग है, क्या है, अलग अलग लिंग है। तो जब अलग अलग लिंग है दोस्तों, तो आंसर भी हमारा क्या होना चाहिए, अलग लिंग का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग लिंग का, यानी कि विपरीत लिंग का होना चाहिए। तो विपरीत लिंग का तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या था दोस्तों, मतलब लैंगिक प्रजनन के लिए था। लेकिन दोस्तों अगर अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की बात, अलैंगिक प्रजनन दोस्तों उसमें लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम आलू की बात करें, आलू की क्या करते हैं, आलू को अगर हम डायरेक्ट सिर्फ उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं या बो देते हैं, उसको खाद वगैरह देते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, तो वो स्वतः स्वतः ही खुद ब खुद किसी से प्रजनन नहीं करता है, बल्कि वो खुद ब खुद क्या करता है, वहां से कलियां निकलने लगती, यानी कि उस आंख जिसे कहते हैं, आलू की आंख कहते हैं, वहां से क्या होता है, पौधा निकलना शुरू हो जाता है, क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। प्रजनन के बारे में भी दोस्तों हम आगे देखेंगे। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, नर युग्मक दो चीज होता है, नर युग्मक, नर युग्मक, अरे क्या होता है, मादा युग्मक, क्या होता है, मादा युग्मक, युग्मक मादा मतलब क्या दोस्तों, महिला, यानी कि ये मेल है, ये क्या है, मेल है, और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, मेल और फीमेल। और युग्मक मतलब क्या दोस्तों, अगर नर युग्मक की बात करें तो वो क्या होता है हमारा, जो नर युग्मक की क्या बात करें, स्पर्म होता है। और इसकी बात करें तो ये एग होता है, या तो जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और स्पर्म को क्या बोलते हैं हम, शुक्राणु कहते हैं। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है, और इसमें क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो जो अगर संतति या अगली पीढ़ी के जो बच्चे में क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा, अगले पीढ़ी में जो ट्रांसफर होने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही गुणसूत्र को वो ट्रांसफर कर सकती है, चाहे इस वाले एक्स को करे, चाहे इस वाले एक्स को करे। और ये भी क्या कर सकता है, एक ही गुणसूत्र को ट्रांसफर कर सकता है, चाहे ये इस वाले को करे, चाहे इस वाले को ट्रांसफर करे, यानी कि एक गुणसूत्र। और इन दोनों गुणसूत्र को मिला करके कितना होता है, 46 होता है। कितना गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। लेकिन एक गुणसूत्र की बात करें, एक गुणसूत्र की बात करें तो एक गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 23 होगा, यानी कि इसमें ये 23 ट्रांसफर करेगा और ये 23 ट्रांसफर करेगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या होगा, 46 गुणसूत्र होगा, क्या होगा, 46 गुणसूत्र। और ये मिलकर के क्या होगा, 46 गुणसूत्र। तो ये एक मादा युग्मक में बात करें तो 23 क्रोमोसोम होता है, कितना होता है, 23 क्रोमोसोम होता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों युग्मक की बात कर रहा है, युग्मक, तो ये एक युग्मक हो गया और एक युग्मक हो गया, यानी कि दो युग्मक हो गया, ये क्या हो गया, दो युग्मक, दो युग्मक हो गया। तो एक ही युग्मक को ट्रांसफर कर सकता है। अगर निषेचित भी होता है तो एक ही अंडाणु या तो एक ही युग्मक से होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनिश्चित अंडे, तो अंडा तो यहाँ पे फिर मेल या फीमेल की बात आता है दोस्तों, मेल या फीमेल, क्या होता है, मेल या फीमेल। तो मेल की बात करें दोस्तों तो इसमें अंडे नहीं बल्कि स्पर्म होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। और फीमेल में क्या होते हैं, एग या तो अंडे होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, एग या तो अंडे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बात कर रहे हैं, स्पर्म की बात। तो मेल में जो होता है एक्स वाई होता है, और फीमेल में जो होता है एक्स एक्स होता है, क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह से लिखते हैं कि मेल में या तो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है या तो वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अगर ट्रांसफर करेगा तो एक ही गुणसूत्र को ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, एक ही गुणसूत्र को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और फीमेल में अगर ट्रांसफर करेगा तो वो किसी भी हर हाल में, चाहे वो इसको को इस एक्स को कर ले, चाहे इस एक्स को कर ले, वो एक ही गुणसूत्र को ट्रांसफर कर सकती है, क्या कर सकती है, एक ही गुणसूत्र को ट्रांसफर कर सकती है। तो उसमें क्या पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अनिश्चित अंडे में क्या पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। और तो यहाँ पे दोस्तों जो क्रोमोसोम पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा महिलाओं में या अंडे में या अनिश्चित अंडे में, अनिश्चित अंडे में दोस्तों। यहाँ पे हम डबल एक्स भी आंसर दे सकते थे, क्योंकि ऑप्शन डबल एक्स एक्स भी दिया गया है, लेकिन आंसर सही होगा बी आंसर ऑप्शन। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि अगर निषेचित, अगर निषेचित होता है अंडा, अगर
यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर हमारा मेल और फीमेल का मिलता है तो वो एक्स और वाई मिलता है, यानी कि एक एक्स, सिर्फ एक ही एक्स को निषेचित किया जा सकता है, दो एग नहीं निषेचित किया जा सकता है, दो एग नहीं, बल्कि एक ही अंडे को निषेचित होता है, एक ही अंडे से या एक ही स्पर्म से, यानी कि एक स्पर्म मिलेगा और एक अंडाणु मिलेगा, तो उसी से क्या बनता है, बच्चे का निर्माण होता है। तो सिर्फ एक एक एक्स का क्रोमोसोम यहाँ पे आंसर लेंगे, तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही अंडे का निषेचित होगा, ना कि दो एक्स का, यानी कि ना कि दो अंडाणु का निषेचित होगा, तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर गुणसूत्र की बात करें पुरुष में, तो कितने गुणसूत्र होते हैं। तो हमने क्या देखा था, गुणसूत्र तो होता है, वो कितना होता है, एक जोड़ी में 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन एक एक्स गुणसूत्र होता है जो 23 होता है, और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये 23 होता है। और अगर फीमेल की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, 46 गुणसूत्र होता है, तो उसमें से एक 23 होता है ये, और एक 23 होता है ये, तो इसमें से एक 23 इधर आएगा और एक 23 इधर आएगा, तो ये 46 बनेगा, और एक 23 इधर और एक 23 इधर, तो ये क्या बनेगा, 46 बनेगा। तो सिर्फ शुक्राणु की बात करें, एक पुरुष के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, तो यानी कि ये 23 गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें ये गलती नहीं करना दोस्तों, 46 टिक नहीं करना है, क्योंकि गुणसूत्र पूछा है, तो एक ही गुणसूत्र शुक्राणु का जो होता है, एक गुणसूत्र यानी कि सॉरी, एक शुक्राणु में कितना होता है, 23 गुणसूत्र होता है, तो 23 आंसर लिखेंगे, तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, 23 गुणसूत्र, तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मानव कोशिकाओं की बात करें, तो टोटल कितना होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। यहाँ पे दोस्तों मानव की कोशिकाओं में पूछा गया है, तो इसमें दोस्तों लिंग वाला भी क्या होगा, शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि कायिक प्लस लैंगिक, कायिक प्लस लैंगिक गुणसूत्र दोनों को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि ऑटोसोम ऑटोसोम और ऑलोसोम, और ऑलोसोम दोनों को क्या किया जाएगा, इसमें मिलाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पर्सनली कायिक या लैंगिक के बारे में नहीं पूछा गया है। अगर यहाँ पे सिर्फ कायिक के बारे में पूछता तो यहाँ पे 22 जोड़ी होता, लेकिन पूरे शरीर के बारे में बात किया गया है, तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, बात करें दोस्तों, यानी कि जो गुण होता है, देखिए विविधता का मतलब, देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, माता पिता हो गया, और ये माता पिता का जो बच्चा होगा, ये बच्चा होगा, ये गुण, ये माता पिता का गुण किसमें होना चाहिए, यानी कि शरीर जो दिखावटी में होगा, इस माता पिता के जैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माता पिता के जैसा होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, और इसका क्या हो गया, ए पॉजिटिव है, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही होगा और इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या तो बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, विविधता हम कह सकते हैं। या तो दोस्तों वो दिखावट में माता इसका क्या है, गोरी है, पिता क्या है, काला है, तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में निकले, ना ज्यादा काला ना तो ज्यादा गोरा, बीच में निकले, तो वो क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। अगर विविधता की बात करें दोस्तों, तो 3 प्रकार का विविधता होता है। पहला विविधता क्या होता है, लैंगिक जनन, पहला क्या होता है दोस्तों, लैंगिक जनन, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, या तो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन, क्या कहते हैं, म्यूटेशन, म्यूटेशन। और एक तीसरा होता है दोस्तों, पर्यावरण, क्या होता है, पर्यावरण। तो अगर लैंगिक में की बात करें दोस्तों, तो कुछ जरूरी नहीं कि हमने देख लिया कि बच्चा अगर बी पॉजिटिव माता का है ब्लड ग्रुप, तो और पिता का ए पॉजिटिव है, तो कुछ जरूरी नहीं कि ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव ही हो सकता है कि इसका बी नेगेटिव हो, या यानी कि चेंज हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये ब्लड ग्रुप ही पाया जाए। तो ये एक पहला क्या हो गया, पहला लैंगिक विविधता हो गया। और दूसरा उत्परिवर्तन का मतलब क्या है दोस्तों, अपने आप को ढालना,
परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ढालना, यानी कि परिवर्तन कर लेना। जैसे कि दोस्तों मनुष्य पहले क्या था, बंदरों का स्वरूप है ऐसा माना जाता है। तो बंदर से धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन या विकास होता गया, और एवोल्यूशन होते होते क्या बन गया, यानी कि जिस जिस प्रकार से उसको जरूरत पड़ा वैसे वैसे क्या हुआ, वो अपना परिवर्तन करता गया। क्या किया, करता गया। तो वो क्या कहलाता है, विविधता, यानी कि परिवर्तन क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। अब यहाँ पे दोस्तों पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में विविधता की बदलाव कैसे होगा। जैसे कि दोस्तों फिल्मों में हम देखते हैं कि किसी का जुड़वा बच्चा होता है, क्या होता है, जुड़वा बच्चा होता है। तो अगर एक को दोस्तों अगर भूमध्य रेखा पर रख दिया जाए, और एक को क्या किया जाए, एक को दोस्तों यानी कि उत्तरी विभाग में रख दिया जाए, यानी कि जहाँ पे बर्फीले या ठंडे भाग में। जैसे देखते ये हमारा क्या है, दुनिया है, ये विश्व यानी कि वर्ल्ड पृथ्वी है, और ये क्या होगा, भूमध्य रेखा। अगर जुड़वा बच्चा हुआ तो एक बच्चे को यहाँ पे रख देंगे और एक बच्चे को इधर रखेंगे। यहाँ पे क्या पड़ता है, कड़ी धूप पड़ती है, क्या है, यहाँ पे कड़ी धूप पड़ती है विषुवत रेखा पर, और इधर क्या होता है, धूप नहीं पड़ता है। तो ये बच्चा क्या होगा, गोरा होगा। और ये बच्चा भूमध्य रेखा पर अगर है तो धूप ज्यादा पड़ने के कारण क्या होता है, काला हो जाएगा। तो ये पर्यावरण पर भी डिपेंड करता है कि अगर कहाँ पे क्या स्थिति हो सकता है। तो ये हमारा तीन क्या हो गया, विविधता का कारण है। क्या है, तीन कारक है। पहला लैंगिक कारण हो गया, उत्परिवर्तन है, और एक क्या है, पर्यावरण है। तो ये तीनों क्या है, हमारा विविधता का कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, लैंगिक दिया गया है, तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इन ऑप्शनों की चर्चा करें तो क्या होता है, जैसे कि बीजांड द्वारा जनन। बीजांड द्वारा का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर हम आलू के पौधे को लगाएंगे, आलू के बीज को बोएंगे, बीज को, तो वो आलू का ही पौधा निकलेगा। और आम का पौधा निकालेंगे तो वो आम के जैसा ही, एक ही जैसा दिखेगा। आलू को दिखाने का क्या, आलू का क्या है दोस्तों, आलू का अलग कलर थोड़ी होगा। आलू काला, आलू लाल, आलू, हाँ, लेकिन अगर लाल आलू को रोकते हैं तो लाल बीज होगा, काला यानी कि, तो वो यानी इसमें क्या होगा, परिवर्तन ज्यादा नहीं दिखाई देगा। मुकुलन दोस्तों, जिसको हम बडिंग भी बोलते हैं, यानी कि ये अपने ही भाग को काट करके क्या करता है, नए नए जीव का निर्माण कर लेता है अपने ही जैसा। तो वो क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। और पुनर्जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ये फिर से क्या करता है, पुनर्जनन यानी कि एक ही प्रकार का निर्माण करेगा, यानी कि इसमें कोई अंतर नहीं पता चलता है। जैसे कि दोस्तों अगर मछली को देखें हम, अगर एक पर्टिकुलर मछली को पकड़ लें तो हर एक मछली एक ही जैसा दिखता है। अगर एक पर्टिकुलर तोता को पकड़ लें तो हर एक तोता एक ही जैसा दिखता है। अगर एक यानी कि एक ही जीव, अगर हाथी को पकड़ लें तो हर एक हाथी एक ही जैसा दिखता है। वो तो वो क्या होता है, पुनर्जनन का लक्षण होता है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। तो देखिए दोस्तों, अगर पीढ़ी F1 की बात करें तो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि जो प्रभावी लक्षण होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है, वही क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है। वही क्या होता है, दिखाई देता है फर्स्ट जनरेशन में। और F2 की बात करें तो इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण का गुण पाया जाता है सेकंड जनरेशन में। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, प्रभावी लक्षण दिखेगा, वो क्या होगा, प्रबलता को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, प्रबलता को दर्शाएगा। और ये हमारा क्या दर्शाएगा, मिश्रित लक्षण को दर्शाएगा F2 जनरेशन में, या F2 पीढ़ी में क्या दर्शाएगा, मिश्रित लक्षण को दर्शाएगा, मिश्रित लक्षण को दर्शाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का प्रबलता, या तो जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, वो लक्षण को दर्शाएगा, डोमिनेंट प्रबलता, या जिसे प्रबलता या डोमिनेंट डोमिनेंट शो करेगा, जो पहली पीढ़ी में होगा। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया। तो देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम को प्रतिपादित करने वाला एकमात्र साइंटिस्ट कौन थे, वो हमारा ग्रेगर मेंडल साहब थे। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों विकास का सिद्धांत दिया है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एकमात्र हमारे ग्रेगर मेंडल थे। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो वो हमारा किसने कहा था दोस्तों, ग्रेगर मेंडल ने कहा था। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए थे, तो इसने, ये भी दोस्तों सी नंबर का ग्रेगर मेंडल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि दोस्तों अनुवांशिकी या जेनेटिक्स से संबंधित जितने भी होते हैं, वो ग्रेगर मेंडल का 90% क्वेश्चन ग्रेगर मेंडल ही होंगे।
तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया, तो वो ग्रेगर मेंडल, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वंशागति नियम की खोज किसने की थी, तो वो ग्रेगर मेंडल, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक या फादर के रूप में जाना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके डैश सॉरी उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो हम क्या जानते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम निश्चित ही रूप से क्या होगा, माता से आया होगा। एक्स क्रोमोसोम देखिए, यहाँ पे अगर फिर से देखें दोस्तों, तो मेल में होता है एक्स और वाई होता है, क्या होता है, एक्स और वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है। क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है। अगर यहाँ पे पुरुष का निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, पुरुष का निर्माण हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ से हमारा वाई क्रोमोसोम गया होगा और माता से क्या आया होगा, एक्स क्रोमोसोम आया होगा। क्या आया होगा, एक्स क्रोमोसोम। तो निश्चित रूप से अगर लड़का है, ये पुरुष जाति है, तो पुरुष जाति में क्या लिंग निर्धारण होगा, एक्स वाई गुणसूत्र होना चाहिए उसमें। तो एक्स गुणसूत्र होना चाहिए, तो जब पिता का जो गया होगा, वाई गुणसूत्र गया होगा, तभी वो लड़का हो सकता है। अगर ये एक्स गुणसूत्र गया होता तो वो पुरुष नहीं महिला होता। तो अगर पुरुष का निर्माण हुआ है तो यहाँ से वाई गुणसूत्र गया और माता से क्या आया होगा, एक्स गुणसूत्र आया होगा। तो निश्चित ही रूप से ये जो एक्स क्रोमोसोम आया होगा, माता से आया होगा, और ये पुरुष है तो ये पुरुष से जो पिता से गया होगा वो वाई गुणसूत्र गया होगा, तब ये क्या होगा, पुरुष का निर्माण होगा। तो यहाँ पे पुरुष से प्राप्त यानी कि माता से प्राप्त होता है, तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों का लिंग टेस्ट से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, तो वो पिता होता है। क्योंकि दोस्तों पिता अगर पिता यानी कि दोस्तों बच्चे का जो लिंग निर्धारण होगा वो पिता के गुण के ही आधार पर होगा। क्योंकि अगर पिता का एक्स गुणसूत्र गया तो वो तो लड़की हो गया, और पिता का अगर वाई गुणसूत्र गया तो वो लड़का हो गया। क्योंकि जो महिला के पास होता है वो एक्स गुणसूत्र नहीं होता है, तो फाइनली वो एक्स गुणसूत्र को ही पहुंचाएगी, एक ही से। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हम समझ सकते हैं, जो अगर अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे परिवर्तनवाद या इवोल्यूशन, परिवर्तनवाद या विकासवाद या इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जीवित रहने के लिए अगर आज देखिए दोस्तों, आज भाग दौड़ की जिंदगी में जैसे दोस्तों अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितना है, जैसे कि अभी मान लेते हैं 18,000 वैकेंसी है, 18 से लगभग बढ़ गया, वैकेंसी तो बढ़ चुका है 18,799 लगभग। जैसे कि दोस्तों अभी टोटल वैकेंसी एलपी का कितना हो चुका है, 18,799 के आसपास है। तो अगर इस वैकेंसी को पाने के लिए दोस्तों कितना लोगों ने फॉर्म भरा है, 19 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है, 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो दोस्तों इस 18,799 सीट में उसी को मिलेगा जो सबसे क्या होगा, अपने आप को ढाल लिया होगा। क्या होगा, अपने आप को उसके पीछे झोंक दिया होगा, यानी कि अपने आप को परिवर्तन कर लिया होगा सभी से, दोस्तों से, या तो दोस्तों से, चाहे चाहे वो लेडी फ्रेंड हो या तो बॉय फ्रेंड हो, दोनों से क्या किया होगा, कट आउट कर लिया होगा। तो वो अपने आप को पढ़ाई में मन लगा दिया होगा, तो वो उसी को ये 18,000 के अंतर्गत में आ सकता है। और जो अपने आप को परिवर्तन नहीं करेगा वो उसका नौकरी नहीं होगा। अगर कोई बात कर रहा है अपने गर्लफ्रेंड से, बात बात करता रहे, तो वो उसका क्या होगा, नंबर नहीं आने वाला है उसका। तो वो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाया, तो वो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाया तो नौकरी नहीं ले पाएगा। तो जो परिवर्तन करेगा अपने आप में तो वो नौकरी लेगा, और नहीं परिवर्तन करेगा वो नौकरी नहीं ले पाएगा। तो वही उसी अनुसार दोस्तों हमारे जीवन में अपनी परिस्थिति के अनुसार ढालना बहुत जरूरी है। अगर परिस्थिति के अनुसार आप अगर नहीं ढलते हैं तो उसमें आप पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसे हम कह सकते हैं, एक कहावत है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंजिंग इज द रूल ऑफ वर्ल्ड। ये हम दोस्तों एक किसी साइंटिस्ट ने ये कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसीलिए अपने आप को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी दोस्तों प्रजातियों में अगर परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्राप्त कर सकता है तो परिवर्तन करते हैं तो लाभ हमें मिलेगा नौकरी का, अगर परिवर्तन नहीं करते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अब लिंक करके देख सकते हैं। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर माता
पिता के गुणों को जो ट्रांसफर कर अपने उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हमारा अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के कारण होता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार है यानी कि दोस्तों जो जेनेटिक्स रोग होता है, क्या होता है? जेनेटिक्स रोग होता है। यानी कि जेनेटिक्स रोग कहने का मतलब दोस्तों, जो उसके पहले क्या था, उसके माता पिता का था। जैसे कि पहले उसके माता पिता का था, वो क्या था? पहले माता पिता का था, और माता पिता का जो बीमारी था, वो बीमारी क्या हो गया उस बच्चे में या रोग में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। बच्चे में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। जैसे कि दोस्तों वो रोग क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसी का अगर पिता को है, तो वो उनके बच्चों में भी कलर ब्लाइंडनेस का क्या होता है? इफेक्ट दिखा जाता है। क्या होता है? इफेक्ट देखा जाता है, जिससे वो कलर को पहचान नहीं पाता है। लाल, हरा और ग्रीन कलर को, यानी कि लाल, ब्लू, ग्रीन कलर को वो पहचान नहीं पाता है। तो यहाँ पे बच्चे की, यानी कि दोस्तों ट्रांसफर हो जाता है। तो एनीमिया मतलब क्या होता है दोस्तों? खून की कमी। जब किसी को खून की कमी होता है तो वो एनीमिया कहलाता है। कैंसर दोस्तों कोशिकाओं का अधिक विभाजन। तो कैंसर दोस्तों ये पीढ़ी से ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही एनीमिया पीढ़ी से ट्रांसफर होता है। रतौंधी मतलब दोस्तों रात को जिसे नहीं दिखाई देता है, तो ये रतौंधी दोस्तों ट्रांसफर होने वाला बीमारी नहीं है। तो एकमात्र यहाँ पे दोस्तों थैलेसीमिया बीमारी जो है, वो माता पिता के लक्षण से ट्रांसफर होकर के उनके बच्चे में आ जाता है, तो वो थैलेसीमिया एक बीमारी है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? देखिए दोस्तों, अगर नर युग्मक की बात करें, तो नर युग्मक हमारा क्या हो गया? मेल। तो मेल हमारा जो करता है, वो एक, दोनों ने ट्रांसफर करेगा, एक गुणसूत्र को ट्रांसफर करेगा। या तो वो एक्स को ट्रांसफर करेगा, या तो वाई को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलती से भी एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र नहीं मारना, क्योंकि एक टाइम में वो एक ही गुणसूत्र को ट्रांसफर कर सकता है। क्या कर सकता है? एक ही गुणसूत्र को वो ट्रांसफर कर करके वो फीमेल एग के साथ निषेचित करेगा। तो या तो वो एक्स को ट्रांसफर करे, या तो वाई गुणसूत्र को ट्रांसफर करे, मतलब एक ही गुणसूत्र को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों एक्स वाई देख के मारना नहीं है दोस्तों, ध्यान से मारिएगा। तो डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जीव परि सॉरी जीव उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? देखिए दोस्तों, अगर जीन उत्परिवर्तन की बात करें, यानी कि म्यूटेशन, म्यूटेशन इसके बारे में हम देख लिए हैं। तो म्यूटेशन जो हमारा होता है या उत्परिवर्तन होता है, वो मुख्य रूप से क्या क्यों होता है? वो वो क्या होता है दोस्तों? डीएनए के ट्रांसफर के कारण होता है। जीन का जो ट्रांसफर क्यों होता है? डीएनए के कारण होता है। क्या होता है? डीएनए के कारण होता है। तो डीएनए यहाँ पे प्रजनन, जीन हमारा प्रजनन से नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन के अनुक्रम से बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, अगर डीएनए की बात करें, डीएनए में हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का क्षार पाया जाता है। नाइट्रोजन का क्षार पाया जाता है, जिस जो हमारा डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। तो इस नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम परिवर्तन के कारण ही जीन में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जीन में उत्परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों, जो जीन को कंट्रोल करने का काम करता है, वो कौन करता है? हार्मोन करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डीएनए जिसमें नाइट्रोजन का क्षार पाया जाता है। डाइहाइब्रिड संकरण यानी कि क्रॉस से, यानी डाई यानी कि दोस्तों दो गुणों को प्रदर्शित किया जाएगा। क्या होगा? दो गुणों को यानी कि दो गुणों को क्रॉस करवाया जाएगा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जुड़ों स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। तो एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था? जब दो गुणों को यानी कि डायहाइब्रिड यानी कि डायहाइब्रिड को जब संकरण क्रॉस करवाया था, तो हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? जो फर्स्ट में हमारा पाया गया था, वो क्या था? दोनों क्या था? बड़ा था, यानी कि गोल था और पीला था। और अंत में जो था दोस्तों, वो दोनों छोटा था, यानी कि ये शुद्ध रूप से क्या था? गोल और पीला था। क्या था? गोल और पीला था। और ये जो है दोस्तों अशुद्ध रूप से, ये क्या था? अशुद्ध यानी सॉरी, ये भी शुद्ध रूप से क्या था? ये भी क्या था दोस्तों? शुद्ध रूप से क्या था? ये शुद्ध रूप से हरा था, और ये झुर्रीदार था। क्या था? हरा था और झुर्रीदार बीज था।
हरा और झुर्रीदार बीज था। तो ये दो ही दोस्तों स्वतंत्र या तो पूर्ण रूप से पाया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों दो जोड़ी क्या होगा, दो जोड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, दो जोड़ा जो पाया गया था वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या था, स्वतंत्र था, वो किसी पर डिपेंडेंट के रूप में नहीं था। तो यहाँ पे दो यानी कि बी सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो विलोपन और प्रतिलिपिकरण और परिष्टि तीनों क्या होता है, ये म्यूटेशन के अंतर्गत में यानी कि आनुवांशिक होता है। क्या होता है, आनुवांशिकी में होता है, लेकिन जो दैहिक होता है वो म्यूटेशन उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, दैहिक निर्माण में कितना, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। तो वो दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों शरीर के बारे में बोला गया है दैहिक और दैहिक का, तो बी नंबर का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही सेकंड जनरेशन में जब देखा जाएगा तो वो प्रबल और अप्रबल दोनों आदि प्रभावी और अप्रभावी जो होता है, दोनों लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं सेकंड जनरेशन का जब संग्रह करवाया जाता है। तो मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता का शुद्ध प्रजनन हो, जब माता पिता का क्या हो दोस्तों, शुद्ध प्रजनन हो। तो ए नंबर का ही दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।